Very good morning, students. Today we'll be dealing with the topic settlement of issues, Order 14, Rule 1 to 7 of CPC. Now let us see, student, what is provided under this particular order. If we take into consideration the meaning of the term issues, then in that case, four things comes in our mind. First, what do we mean by the term issues? Issues are the points on which the parties to the litigation differs with each other and make a contradictory statement. इश्यूज क्या होते हैं? इश्यूज ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर पार्टीज टू द लिटिगेशन डिफर करती है, एक दूसरे से अलग है एंड साथ ही साथ एक दूसरे की बात को लेके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट करती है। तो ये पॉइंट्स जहां पे पार्टीज एक दूसरे को लेके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट करती है एज वेल एज पार्टीज जहां एक दूसरे को लेके डिफर करती है, उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? इश्यूज कहते हैं। Issues जो है arise when a material proposition of the fact and law is affirmed by one party and is denied by other party. अब parties के बीच में दो ही बातें हो सकती है, एक तो fact को लेके dispute हो सकता है या फिर law को लेके dispute हो सकता है। तो जो भी बेसिकली मटेरियल प्रपोजिशन फैक्ट को लेके और लॉ से रिलेटेड होता है, जिसमें एक पार्टी अफर्म करती है एक बात को, दूसरी पार्टी उसको डिनाई करती है, तो इश्यूज जो है वो उन्हीं मटेरियल प्रपोजिशन के बेसिस पे फ्रेम होते हैं या उन्हीं को हम इश्यूज कहते हैं। ये एक तरीके का मटेरियल प्रपोजिशन है जो कि एक पार्टी जो है वो एडमिट करती है और दूसरी उसे अपोज करती है। ये एक तरीके का कंट्रोवर्शियल पॉइंट होता है इन द सूट। नाउ अगर हम बात करें कि व्हाट इज एक्चुअली द मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ द लॉ और अ फैक्ट, मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट क्या होता है, तो यू कुड सी वन कार्टून हैविंग स्माइल पॉइंटिंग आउट वन थिंग। ये है प्लेंटिफ। ये कहता है कि मटेरियल प्रपोजिशन वो जो कि जरूरी है प्लेंटिफ को एस्टेब्लिश करने के लिए। क्या बात एस्टेब्लिश करने के लिए? कि उसको राइट टू स्यू है। तो ऐसी जो भी बातें जो उसको ये बात एस्टेब्लिश करने के लिए कि उसको राइट टू स्यू है जरूरी होती है, वो सारी बातें वो क्या करता है? प्लेंट में लिखता है। तो ये जो बेसिकली स्टेटमेंट या प्रपोजिशंस उसने लिखे हैं, this would be considered to be a material proposition and would be considered to be a issue so far as this particular plaintiff is concerned. Similarly, the propositions which are required to be stated by the defendant to continue to constitute his defense, उसी प्रकार से ऐसे प्रपोजिशंस जो कि स्टेट किए जाते हैं डिफेंडेंट के द्वारा उसके डिफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो उसको लगता है जरूरी है, would be termed to be the material proposition on the part of the defendant. So इस तरीके से you could see कि material propositions which are necessarily alleged by the plaintiff to establish his right to sue are called as material proposition of the plaintiff, and the material proposition which are required to be stated by the defendant to constitute a defense would be considered to be the material proposition from the point of view of the defendant. So these are the material propositions of the law or of the fact. Now let us see what are the kinds of issues. Issues are of two kinds. Firstly, the issue of fact and the another is issue of law. Issues could be mixed issues of fact and law, but when we say that issues could be mixed issues of fact and law, that is not to be actually covered under this particular first hearing. This would not be considered under first hearing. So what will be considering? Only the issues of fact and issues of law. Now बात आती है कि भाई ये issues हम frame कैसे करेंगे? How these issues need to be framed? तो issues frame करने के लिए ये चार बातें जरूरी है। ये एक प्रोसीजर है जिसको कि कोर्ट फॉलो करता है। कहने का मतलब है जब मैटर फर्स्ट हेयरिंग के लिए लगता है तो आफ्टर रीडिंग द कंटेंशन ऑफ द पार्टीज, आफ्टर एग्जामिनिंग द पार्टीज, उनके प्लीडर्स, साथ ही साथ जो मटेरियल प्रपोजिशन पार्टीज ने फैक्ट एंड लॉ के रिलेशन में अपने स्टेटमेंट्स में लिखे हैं और जहां पे पार्टीज एक दूसरे से डिफर कर रही है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट क्या करता है? इश्यूज फ्रेम करता है और उनको रिकॉर्ड करता है। इश्यूज जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा इवन उस सिचुएशन में भी जब डिफेंडेंट जो है उसने किसी तरीके का डिफेंस का अपना स्टेटमेंट नहीं किया है फर्स्ट हियरिंग में, बट उसने कहाँ किया है? उसे WS में किया है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंशन विच द डिफेंडेंट हैज रिटन इन द रिटन स्टेटमेंट,
कोर्ट क्या कर सकता है, इश्यूज को फ्रेम कर सकता है। नाउ ये इश्यूज फ्रेम करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू फ्रेम द इश्यूज। तो सिग्निफिकेंस ऑफ इश्यूज में बेसिकली देखा जाए तो ये 7 बातें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, सबसे पहले इशू फ्रेम्स द कोर्ट फ्रेम्स द इशू विद द हेल्प ऑफ द पार्टीज लिटिगेटिंग। कोर्ट जो है वो फ्रेम करता है इश्यूज लिटिगेटिंग पार्टीज की मदद से। उसमें ज़रूरी है कि इश्यूज जो है जो भी फ्रेम किए जा रहे हैं बहुत ही क्लियर होने चाहिए। इश्यूज जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये गाइड करते हैं पार्टीज को अपने एविडेंस को लीड करने के लिए। जब इश्यूज बन जाते हैं तो कोर्ट बाउंड होता है इन इश्यूज को डिसाइड करने के लिए। साथ ही साथ जिस पॉइंट के ऊपर इशू फ्रेम किया गया है, क्योंकि इशू हर फैक्ट के ऊपर बनाया जाता है, इंडिविजुअल इशू, तो यहाँ पे हर फैक्ट के ऊपर यानी उस पॉइंट को बेसिकली जिसके ऊपर इशू फ्रेम किया गया है या ऑन द बेसिस ऑफ विच इशू फ्रेम किया गया है, उस पॉइंट को डिसाइड करना कोर्ट के लिए बाउंडनेस हो जाती है, जरूरी हो जाता है। कोर्ट जो है वो फ्रेम नहीं कर सकता इशू जो कि प्लीड नहीं किए गए हैं। देयरफॉर कोर्ट जो है वो पार्टीज की मदद लेता है ताकि वो सारी बातें जो बेसिकली पार्टीज के बीच में डिफर करती है इस मैटर के रिलेशन में, सब्जेक्ट मैटर के रिलेशन में, वो सारी बातें यहाँ पे डिसाइड हो जाए। इसके अलावा इश्यूज जो है वो हमेशा मटेरियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ तक ही क्या होता है, कन्फाइंड होता है। एक इशू जो है वो कवर करता है सिर्फ एक फैक्ट इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। कहने का मतलब है कि एक इशू जो है वो कवर करेगा ओनली वन फैक्ट इन डिस्पाइट बिटवीन द पार्टीज। डिस्पाइट बिटवीन द पार्टीज मींस कि इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट होंगे लेकिन हर एक फैक्ट के लिए एक बेसिकली इशू जो है वो एक फैक्ट को कवर करेगा। तो वन इशू कवर्स ओनली वन फैक्ट इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। नाउ लेट अस सी व्हाट डज रूल 2 सेज। रूल 2 ऐसा कहता है कि कोर्ट जो है एक तो प्रोनाउंस करेगा जजमेंट सारे इश्यूज के ऊपर, फिर दैट इज टू से सारे इश्यूज ऑफ लॉ एंड इश्यूज ऑफ फैक्ट जो भी पार्टीज के बीच में है इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर सूट, कोर्ट सारे इश्यूज के ऊपर जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। फिर कोर्ट जो है वो फर्स्ट ट्राई कर सकता है इश्यूज ऑफ लॉ इफ द केस मे बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द इशू ऑफ लॉ अलोन। लेकिन यदि इशू ऑफ लॉ रिलेट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट या फिर बार क्रिएटेड बाय द लॉ ही होना चाहिए। इशू ऑफ लॉ हमेशा किन दो बातों को लेगा, वेदर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है या नहीं, या फिर सूट जो है कहीं वो बार तो नहीं है। सिर्फ यही दो बातों को लेके हमेशा लॉ ऑफ इशू ऑफ लॉ रहता है। नेक्स्ट इज इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट सूट इज हिट बाय एनी अदर बार विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ। अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि सूट जो है उसमें किसी अदर तरीके का बार है क्रिएटेड बाय द लॉ और इस वजह से ये सूट जो है वो टेनेबल नहीं है, देन इन दैट केस कोर्ट क्या करेगा, उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा सूट को प्रिलिमिनरी इश्यूज पे ही। लेकिन यदि बट इफ द डिसीजन ऑन इशू ऑफ लॉ डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ द फैक्ट, लेकिन यदि इशू ऑफ लॉ के ऊपर डिसाइड करना, इसके लिए जरूरी है इशू ऑफ फैक्ट को पहले डिसाइड करना, देन इन दैट केस कोर्ट जो है ऐसी सिचुएशन में कभी भी प्रिलिमिनरी इश्यूज पे मैटर को डिसाइड नहीं करेगा। नाउ इश्यूज अगर हमको बनाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा या मटेरियल फॉर्म क्या रहेंगे जिसकी बेसिस पे हम इश्यूज फ्रेम कर सकते हैं। तो ऑर्डर 14 रूल 3 जो है वो बेसिकली डील करता है कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले वो एलिगेशन जो कि पार्टीज ने ऑन ओथ दिया है, यानी allegations which are made on oath by the parties or their representatives or their pleaders. Second, allegation made in pleadings by the parties and in answer to the interrogatories जो भी parties ने deliver किया है। interrogatories का मतलब क्या होता है, interrogatories का मतलब होता है series of questions जो हम evidence के वक्त में, यानी कहने का मतलब है जब हम एविडेंस लेते हैं तो अपोनेंट पार्टी को क्वेश्चन पूछते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटरीज कहते हैं। तो वो सारे एलिगेशंस जो कि प्लीडिंग्स में किए जाते हैं पार्टीज के द्वारा और साथ ही साथ एक दूसरे को इंट्रोगेटरीज करते वक्त में जो आंसर्स आते हैं उनके बेसिस पे भी कोर्ट क्या करता है, इश्यूज फ्रेम करता है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स पार्टीज ने अपनी प्लीडिंग में लगाए हैं, चाहे वो प्लेंट की बात हो फिर ये वो रिटन स्टेटमेंट की बात हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स के जो कंटेंट्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रेम को इशू करने के लिए। तो ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मटेरियल फॉर्म होती है
जिस जो कि बेसिकली इशू को फ्रेम करती है। नेक्स्ट इज कोर्ट में एग्जामिन द विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग द इश्यूज। जनरल रूल क्या कहता है कि कोर्ट जो है वो विटनेसेस को भी एग्जामिन करेगा, डॉक्यूमेंट्स भी इंस्पेक्ट करेगा इश्यूज फ्रेम करने से पहले। लेकिन ये तो तब हो गया जब एग्जामिनेशन करते वक्त में विटनेस भी प्रेजेंट है, डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है। लेकिन यदि मानो विटनेस एब्सेंट है, देन इन दैट केस कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है वो मैटर को एडजर्न कर देगा हियरिंग को आने वाले 7 दिनों के लिए। और इन 7 दिनों में बेसिकली देखा जाए तो ये सारी मशक्कत की जाएगी कि 7 दिन के अंदर या 7वें दिन जो भी डेट फिक्स की गई है उसमें ये विटनेस हाजिर हो। उसके लिए क्या करेंगे, समन्स इशू करेंगे या फिर अदर प्रोसेस भी इशू करना पड़े तो अदर प्रोसेस भी इशू किया जा सकता है। सिमिलर इज द सिचुएशन वेर इन द इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि बेसिकली देखा जाए करेक्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉक्यूमेंट जिसको इंस्पेक्ट करना है वो तो कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं किया गया, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट जो है वो एडजर्न कर सकता है हियरिंग फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 डेज और कंपेल कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, समन्स भेज के वो पर्सन को जिसके पोजीशन में वो पर्टिकुलरली या जिसके पावर में वो डॉक्यूमेंट है उनको क्या कर सकता है, उनको समन्स दे के बुला सकता है। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट एंड स्ट्राइकिंग आउट ऑफ इश्यूज। अमेंडमेंट भी किया जा सकता है और स्ट्राइक आउट भी किया जा सकता है इश्यूज को। अमेंडमेंट कब करते हैं, जब ऑलरेडी इश्यूज फ्रेम हो गए है ना, तो कोर्ट को यह एम्पावर है कि वो क्या कर सकता है, जो ऑलरेडी फ्रेम्ड हो गए इश्यूज उनमें जरूरत पड़ने से अमेंडमेंट कैरी आउट कर सकता है। साथ ही साथ ऐसे इश्यूज जो नहीं बनाए गए उनको बना सकता है, यानी एडिशनल इश्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं। उसी प्रकार से जो अनवांटेड इश्यूज हैं जिनकी जरूरत नहीं है या फिर वो रॉन्गली फ्रेम्ड है तो कोर्ट उनको स्ट्राइक आउट भी कर सकता है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक्ट कर रहा होगा, इट इज इंपॉर्टेंट कि कोर्ट ने ये एक्ट कब करना है, बिफोर पासिंग ऑफ द डिक्री, क्योंकि डिक्री के बाद में अगर करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा है ना। ऑन देयरफॉर बिफोर पासिंग ऑफ द डिक्री ही क्या करना है, अमेंडमेंट, स्ट्राइक आउट, एडिशनल फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज करना है। So students, यहाँ पे we have completed the provision relating to the issues. Thank you for attending this session and be safe. Thank you very much.